गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पहली क्लास कर चुके हैं ऑलरेडी ऐसे की, जिसमें हमने देखा कि यूपीएससी या फिर अदर स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ने ये एग्जामिनेशन क्यों रखा है, ये ऐसे पेपर की डिमांड क्या है और हम इसको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ऐसे हमको लिखना कैसे है, ऐसे के कंपोनेंट्स क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक अनरिटन कंपोनेंट की, एंड दैट इज द कंटेक्स्ट ऑफ द एसे। हम लोग सालों से ऐसे पेपर चेक करते आ रहे हैं और किसी से भी आप पूछेंगे जो इस फील्ड में बहुत टाइम से रहा है, वो आपको बताएगा कि 80% बच्चे तो ऐसे की डिमांड ही मीट नहीं करते हैं। जो टॉपिक होता है वो उसके आसपास लिखते रहते हैं, बीटिंग अराउंड द बुश करते रहते हैं और कभी भी द क्रक्स ऑफ द ऐसे को टच ही नहीं करते। अब आप मुझे बताइए कि जिस ऐसे की डिमांड ही पूरी नहीं हुई, जो टीचर ने पूछा था आपने वो लिखा ही नहीं, उसके बाद आपकी लैंग्वेज कितनी भी अच्छी हो, कितने अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हो आपने, कितने अच्छे कोड्स यूज़ किए हों, क्या आपको नंबर मिलेंगे? नहीं, यू आर इंस्टेंटली आउट। ऐसी कॉपीज चेक करना इवैल्यूएटर्स के लिए यूपीएससी में या फिर बाकी एग्जामिनेशन में बड़ा इजी होता है, क्योंकि बच्चे ने कोई डिमांड मीट ही नहीं किया, आपको बस देखते जाना, अच्छा फालतू लिखा है, फालतू लिखा है, फालतू लिखा है, फालतू लिखा है, और ख़राब से नंबर देके कॉपी बंद कर लेना है। तो प्लीज़ ये गलती नहीं करना है कंटेक्स्ट की। अच्छा, ये गलती कैसे नहीं करना है, इसको ज़रा हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं कि कैसे गलती होती है। चार ऐसे के टॉपिक्स हैं ऑलमोस्ट एजुकेशन के टॉपिक पर। हम देखते हैं कि कंटेक्स्ट, वाई कंटेक्स्ट, व्हाट डू आई मीन। पहला टॉपिक देखते हैं कि एजुकेशन इज अ ब्रिज फ्रॉम मिजरी टू होप। कंटेक्स्ट मतलब ये है बेसिकली कि हर ऐसे में कई बार क्या होता है कि ये दिखाया जाता है कि दो चीजें जुड़कर कैसे एक तीसरे कंक्लूजन की तरफ इकट्ठा होती हैं। जैसे कि मोस्टली अगर मैं देखूंगा ये बच्चे ऐसे लिखेंगे, तो बच्चे क्या लिखेंगे ऐसे में, एजुकेशन होप जनरेट करता है। लोग मिजरी एस्पेक्ट को पक्का भूल जाएंगे, जबकि इस ऐसे में तीन चीजें हैं। देखिए, कोई भी वर्ड फालतू नहीं होता। एजुकेशन, ये तो कंटेक्स्ट हो गया, आपको इसके बारे में लिखना है, और कैसे वो मिजरी से होप के बीच का ब्रिज है ये आपको बार बार दिखाना है थ्रू वेरियस एग्जाम्पल्स। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ मिजरी के बारे में लिखते रहते हैं कि एजुकेशन नहीं होती तो मिजरी होती है, लाइफ में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कमाई नहीं हो पाती, एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। और कई बार क्या करते हैं बच्चे, सिर्फ इतना लिखते हैं कि एजुकेशन होती है तो होप होता है, एपीजे अब्दुल कलाम ने पढ़ाई करी तो वैसे बन गए, सतीश धवन वैसे बन गए। तो ये भी गलत है और वो भी गलत है। जब तक आप पूरी डिमांड मीट नहीं करेंगे, आप दिखाएंगे नहीं कि कैसे एजुकेशन एक ब्रिज है, तब तक ऐसे की डिमांड मीट नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज माइंड की एक भी वर्ड फालतू नहीं लिखा है ऐसे के टॉपिक में। अगर ब्रिज लिखा है, इट हैज सम मीनिंग, ये कनेक्ट कर रहा है मिजरी और होप को। अगर आपने ब्रिज एस्पेक्ट नहीं दिखाया तो आपका ऐसे क्या है, इनकम्प्लीट है, वो कंटेक्स्ट से बाहर है। चलिए, इसी तरीके से हम सेकंड ऐसे का टॉपिक देखते हैं कि फ्यूचर ऑफ अ नेशन इज रिटन इन इट्स क्लासरूम। फ्यूचर ऑफ अ नेशन इज रिटन इन इट्स क्लासरूम। देश का जो भविष्य है वो उसके क्लासरूम से तय होता है। जितने बार ये लेक्चर मैंने बच्चों को पढ़ाया और मैंने फर्स्ट ऐसे और सेकंड ऐसे के बीच में डिफरेंस पूछा, तो मुझे आज तक सेटिस्फैक्टरी जवाब कोई नहीं दे पाया कि इन दो ऐसे के बीच में क्या डिफरेंस है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा डिफरेंस जो दोनों ऐसे के बीच में ये है कि एजुकेशन इज अ ब्रिज फ्रॉम मिजरी टू होप में क्या होता है, कोई किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है कि कोई एक गांव की लड़की थी, उसने पढ़ाई करी और वो गरीबी से निकल गई और उसका अच्छा घर बन गया और उसकी अच्छी शादी हो गई, उसने अपने फाइनेंशियल एसेट्स को अच्छे से मैनेज किया, एजुकेशन तरीके हो गया। लेकिन इस ऐसे की डिमांड क्या है, फ्यूचर ऑफ अ नेशन। इसमें इंडिविजुअल्स लेवल पे भी आप जा सकते हैं, लेकिन इस नेशन में, इसमें क्या पूछा है, इस ऐसे में नेशन, पूरे नेशन के साथ क्या होता है, किस तरीके से वो सिर्फ उसके क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता है, जो बच्चों के अंदर एजुकेशनल वैल्यूज इनकलकेट करी जाती हैं, उससे कैसे चेंज होता है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि यहाँ पे इंडिविजुअल्स भी चलते हैं, और यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप इंडिविजुअल एग्जाम्पल लेंगे तब भी आपको उसको थ्रू आउट द नेशन, पूरे नेशन से कनेक्ट करके दिखाना है कि कैसे एक लड़की के पढ़ने से, उसके जागरूक होने से पूरा देश बदलता है। इसमें नेशन की डिमांड है। और एक चीज़ और है इस ऐसे में जो छुपी हुई है, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, मिजरी टू होप। इसमें आपको बार बार दिखाना है कैसे पहले बुरा था,
और बाद में सब कुछ अच्छा हो गया। क्या इस ऐसे में भी ऐसा है? क्या फ्यूचर हमेशा अच्छा होता है? फ्यूचर हमेशा अच्छा नहीं होता। तो इस ऐसे में अगर किसी नेशन ने खराब एजुकेशनल पॉलिसीज लेकर अपने नेशन को बर्बाद कर दिया तो वो एग्जाम्पल्स भी आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने क्या किया? अपने क्लासरूम में बहुत ज्यादा प्रोपोगेंडा फैलाया और वहां का पूरा नेशन जो है वो बर्बाद हो गया। तो ये एग्जाम्पल इसमें फिट हो सकता है, लेकिन इसमें फिट उतने अप्रोप्रिएटली नहीं होगा। करने को हम कर सकते हैं, रिवर्स केस में भी दिखाते हैं, बट यूजुअली इसमें जब तक आप फ्यूचर के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को अगर दिखाएंगे तो दिस विल बी मोर होलसम। ठीक है, इसी तरीके से आते हैं, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। नेल्सन मंडेला का कोट है ये। अब इसमें और ऊपर वाले इसमें क्या डिफरेंस है अब आप लोग शायद समझ गए होंगे। यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड मतलब पिछले एग्जाम्पल में मान लीजिए आपने पाकिस्तान का एग्जाम्पल लिया या इंडिया का एग्जाम्पल लिया कि कैसे वहां की एजुकेशनल पॉलिसीज ने उन नेशंस को बनाया, तो यहां तक बात पूरी हो जाती है इस ऐसे में। लेकिन इस ऐसे में यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, आपको उसको भी वर्ल्ड से भी कनेक्ट करना है कि फिर इंडिया ने वर्ल्ड को क्या दिया और पाकिस्तान ने वर्ल्ड को क्या दिया। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक इसका कंटेक्स्ट मीट नहीं होगा। इसमें इंडिविजुअल एग्जाम्पल भी लेंगे पढ़ाई लिखाई का, आप किसी बच्ची का, किसी साइंटिस्ट का, तो अल्टीमेटली आपको उसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड पर दिखाना होगा। जब तक आप पूरे वर्ल्ड पर इंपैक्ट नहीं दिखाएंगे तब तक इस ऐसे का कंटेक्स्ट का जो डिमांड है वो मीट नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से एक टॉपिक और देखते हैं ब्रीफली कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन अ मैन। किसका कोट है? स्वामी विवेकानंदा का कोट है ये। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन अ मैन। ये कैसा ऐसे है? ये एजुकेशन के बारे में ऐसे है। ये क्वेश्चन ये ऐसे जो है रादर देन एजुकेशन का होके इट इज मोर फेवर टुवर्ड्स द एथिक्स। लग ऐसा रहा है कि एजुकेशन का ऐसे है, लेकिन इसमें हमें बार बार प्रूफ क्या करना है, जो ह्यूमंस के अंदर जो ऑलरेडी जो क्वालिटीज हैं, लव की, ट्रूथ की, कंपैशन की, मर्सी की, जस्टिस की, वो सब क्वालिटीज ऑलरेडी जो है एजुकेशन का एम है। तो इसमें हम पहले ह्यूमन लेवल पे स्टार्ट करेंगे, मेटाफिजिकल चीजों की बात करेंगे और फिर उसको कनेक्ट करेंगे कि किस तरीके से एजुकेशन पॉलिसी का भी यही मतलब है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ऑल द 4 एसेज लुक लाइक कि चारों एजुकेशन के ऐसे हैं, लेकिन एक्चुअली ये चारों ऐसे बहुत ही डिफरेंट हैं और हम लोग अगर इसको डिफरेंटली ट्रीट नहीं करेंगे तो हमारे नंबर बहुत खराब आएंगे। हम बचपन से एजुकेशन पर ऐसे लिखते हुए आए हैं, लेकिन जो डिफरेंस अब यूपीएससी या एपीएससी एग्जामिनेशन में आपको क्रिएट करके दिखाना है वो ऐसे करके दिखाना है कि आप बारीक से बारीक चीज को पकड़ें और उसको उसकी डिमांड को सेटिस्फाई करें, तभी जाकर आप कह सकते हैं कि आप इस लायक हैं कि आप सेलेक्ट हो सकें। ठीक है, ये बहुत ब्रीफली 2-4 एग्जाम्पल थे। हम जो है आगे चल के देखते हैं कि सेकेंड पार्ट ऑफ द ऐसे की क्या चीज है। कंटेक्स्ट जो है इट फ्लोज थ्रू आउट द ऐसे, ये सोल ऑफ द ऐसे है, इसके बिना ऐसे लिख ही नहीं सकते। मोस्टली लोग इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन से ऐसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको जब ऐसे लिखना है तो शुरू के 15 मिनट, पहले के 2-4 मिनट तो बस 4, 5, 6, 10 बार ऐसे का टॉपिक पढ़िए और एक एक वर्ड की इंपॉर्टेंस को गिनिए कि ये वर्ड यहाँ पे क्यों है, कैसे प्लेस्ड है और आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। जब आप 4-5 मिनट सोच लें उसके सारी बातें, उसके बाद फिर आप इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के बारे में सोचना शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि इंट्रोडक्शन कैसे होता है, फिर बॉडी वाला पार्ट आएगा, कंक्लूजन आएगा। अभी हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन 4 तरीके के होते हैं बेसिकली। जैसे कि ऐसे आया था, हमने टॉपिक देखा कि एजुकेशन इज अ ब्रिज फ्रॉम मिजरी टू होप। उसको ऐसे को बिगिन करने के लिए, आइस ब्रेक करने के लिए आपके पास 4 तरीके हैं। पहला ये है कि आप डेफिनेशन से स्टार्ट करें। जो भी टॉपिक है, अगर ट्रूथ के बारे में ऐसे आया है, जस्टिस के बारे में ऐसे आया है, किसी भी टॉपिक के बारे में ऐसे आया है, एजुकेशन के बारे में आया है, यू कैन स्टार्ट बाय डिफाइनिंग इट। ठीक है, कि किस तरीके से एजुकेशन जो है वो ह्यूमंस को चेंज करती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, और कैसे सदियों से जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में वो एजुकेशन ही है। आप इस तरीके से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है और बहुत सारे टॉपर इस्तेमाल भी करते हैं इसको। बस इसमें एक लूप होल रह जाता है, और वो लूप होल क्या है कि
जब आप डेफिनेशन किसी भी चीज़ की देते हैं, देखिए हम लोग हर चीज़ की डेफिनेशन रट के नहीं बैठते, क्योंकि यूपीएससी में इतना कुछ पढ़ने को आप सब कुछ रट नहीं सकते. सो अनलेस यू कैन क्रिएट अ वेरी इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ एनीथिंग, फॉर से पीस की, स्माइल की, हैप्पीनेस की, अगर आप एक बहुत इंक्लूसिव, बहुत अच्छी डेफिनेशन नहीं बना सकते, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी द टीचर हु इज मोर एक्सपीरियंस देन यू माइट नॉट अग्री. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं हैप्पीनेस क्या है, आपकी एज 21-22 है, मैं आपसे करीब 10 साल बड़ा हूं, तो आपका जो हैप्पीनेस का कंटेक्स्ट है वो बहुत छोटा है डायमेंशन, मेरा वो ऑलरेडी हैप्पीनेस का जो है जो अंडरस्टैंडिंग वो बहुत बड़ी है. तो ये बहुत इम्पॉसिबल सा टास्क है कि आप एक ऐसी हैप्पीनेस की डेफिनेशन ले सकें जो मेरे लिए भी ट्रू हो. एंड सेम स्टैंड्स फॉर द प्रोफेसर हु इज गोइंग टू चेक योर कॉपी एट यूपीएससी, हु इज ऑलरेडी 56-58. तो उस एज के प्रोफेसर की जो डेफिनेशन होगी हैप्पीनेस की, उसको आप सेटिस्फाई कर पाएं आप अपनी इस एज में, ये बहुत डिफिकल्ट है. ऑल्दो इट इज कंप्लीटली पॉसिबल, लेकिन वाई टेक रिस्क? जब आपने कोई भी एस्पेक्ट मिस किया तो देन यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स फॉर दैट. सो इफ यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट विद वॉट यू आर राइटिंग, देन डोंट गो फॉर दिस मेथड. ठीक है, आपको कुछ ही टॉपर्स की कॉपी में आंसर ऐसा मिलेगा कि दे स्टार्ट डिफाइनिंग द टॉपिक और उस पर बात करते हैं और ऐसा स्टार्ट करते हैं. आप टॉपर्स की कॉपी देखेंगे तो आपको एक तरीका और मिलेगा स्टार्ट करने का ऐसे, एंड दैट इज कॉल्ड एन एनेक्डोट. एनेक्डोट मतलब क्या होता है? देखिए, एनेक्डोट मतलब ये होता है, मैं अगर आपसे बोलूं कि अच्छे से पढ़ाई करो तो तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा, तो तुम्हारी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस आ जाएगी. ठीक है, ये मैंने डायरेक्टली आपको एक डायरेक्टिव दे दिया. अगर ये ना बोल के मैं आपसे बोलूं कि यार मेरा एक स्टूडेंट था राम, वो तुम्हारी तरह ही था और उसने बहुत मेहनत करी और उसका सिलेक्शन हो गया, आज वो बड़ी गाड़ी में घूमता है, उसकी लाइफ बहुत मस्त है. तो ये क्या हुआ, मैंने सेम बात आपसे कही कि लेकिन राम की स्टोरी के थ्रू मैंने आपको मैसेज पहुंचाया. इसी बात को एनेक्डोट कहते हैं कि किसी बात को रादर देन डायरेक्टली कहने के आप एक स्टोरी बताएं जिसका इंप्लाइड मैसेज यही हो कि भाई तुम भी करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा हो जाएगा. ठीक है, तो इसको कहते हैं एनेक्डोट. एनेक्डोट्स भी दो तरीके के होते हैं, फिक्टिशियस होते हैं, रियल होते हैं. अब जैसे एजुकेशन इज अ ब्रिज फ्रॉम मिजरी टू होप में अगर आप एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी लिखते हैं कि किस तरीके से वो छोटे थे और बहुत गरीब फैमिली में थे, लेकिन उनकी बहन ने उनको पढ़ाया, उनके पढ़ाई के लिए पैसे दिए और उसके बाद वो जो है डीआरडीओ के साइंटिस्ट बने, इंडिया के लिए इतना काम किया और अल्टीमेटली रिटायर्ड एज द वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया. तो आपने क्या कहा, आपने बताया कि एजुकेशन किस तरीके से ब्रिज है मिजरी से होप के बीच में थ्रू द स्टोरी ऑफ मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम. तो क्या हो गया, ये एक रियल एनेक्डोट हो गया. ठीक है, रियल एनेक्डोट बहुत अच्छे होते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन भी इंपार्ट करते हैं और इंट्रोडक्शन का जो मेन काम है एक हुक क्रिएट करने का, वो क्रिएट करते हैं. हुक क्या मतलब, एक अट्रैक्टिंग ऐसा पॉइंट जिसको पढ़ के प्रोफेसर आपकी कॉपी से इंप्रेस हो जाए. देखिए, प्रोफेसर साहब जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत मुंडेन टास्क है उनको सेम अमाउंट मिलना है, चाहे कॉपी अच्छे बच्चे की आए चाहे कॉपी खराब बच्चे की आए. तो उनके इस मुंडेन काम में जिनको 8 से 10 कॉपियां दिन की चेक करनी है यूपीएससी की, अगर आप उनका काम इंटरेस्टिंग बनाएं, उनको कुछ पढ़ के अच्छा लगे और वो आसानी से पढ़ सकें, तो आपको क्या लगता है, इज ही गोइंग टू रिवॉर्ड यू और पनिश यू फॉर दैट? ऑब्वियसली, अगर कंटेक्स्ट के दायरे में रहते हुए अगर आप अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिखें और प्रोफेसर की बेकार सी जिंदगी जो कि मुंडेन है कॉपियां पढ़ते हुए उसमें थोड़ा सा ग्लिटर ला सकें, तो आई होप द प्रोफेसर विल रिवॉर्ड यू फॉर योर क्रिएटिविटी. होता है जब हम लोग कॉपीज चेक करते हैं तो ऑलमोस्ट सारी कॉपीज का सेम कंटेंट होता है, वही बातें अकबर की, अशोका की, ब्रिटिश की, एनईपी की, यही बातें चलती रहती हैं. जैसे ही कोई नई बात मिलती है पढ़ने को तो एक स्माइल सी आती है चेहरे पे और फौरन एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है. अच्छा, एक बात और, पूरे यूपीएससी के पेपर में जीएस 1, 2, 3, 4 ऐसे ऑप्शनल सब मिलाकर सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाने का अगर कहीं स्कोप आता है तो वो इंट्रोडक्शन में ही आता है, क्योंकि आपको पूरा 1-1.5 पेज पन्ना मिलता है. वरना यूपीएससी इतना ज़्यादा मेहरबान नहीं होता है कि किसी पेपर में आपको 1-1.5 पेज दे अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन सारे जीएस में बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट होते हैं और उसको ही आपको डिमांड को मीट करना होता है. तो अगर आप क्रिएटिव हैं, अगर आप अच्छा लिखते हैं, अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं, तो इट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू, क्योंकि बिना बहुत ज़्यादा कुछ पढ़े हुए आप कंटेक्स्ट में ऐसे लिख के बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. तो
एक तो हो गया हमने क्या सीखा एनेक्डोट में, एक तो रियल एनेक्डोट हो गया कि हमने एक रियल पर्सन की स्टोरी से हमने अपना ऐसे के टॉपिक को जस्टिफाई किया। दूसरा तरीका क्या है ऐसे के टॉपिक को जस्टिफाई करने का कि फिक्टिशियस स्टोरी के थ्रू करें आप। देखिए ये तरीका जो है ये रामबाण इलाज है ऐसे के इंट्रोडक्शन का, क्योंकि हो सकता है ऐसे का टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ मैन। तो अब आपको इसके लिए एक रियल एनेक्डोट सोच लेंगे आप। हम लोग प्रैक्टिस इतनी कराते हैं कि आप ऑलरेडी हमारे साथ रह के 30 साल ऐसे लिख चुके होंगे, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू रिपीट द एनेक्डोट विच यू हैव ऑलरेडी रिटन विद अस। लेकिन फॉरन हिट ना करें तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, एक कहानी बना सकते हैं। ठीक है, आप एक कहानी बनाइए कि किस तरीके से राजू नाम का एक लड़का था, वो आसाम के गांव में रहता था और उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ थी, वो बहुत जस्टिस किया करता था, उसे पसंद आता था कि कैसे सरपंच लोग बैठ के जो है वो गांव का इंसाफ करते हैं, और उसने हमेशा बिना किसी भेदभाव के लोगों का इंसाफ करा, सही लोगों के जाके बताया कि इसने अच्छा किया, इसने गलत किया। फिर उसने पढ़ाई करी और पढ़ाई करके उसको लॉ में बहुत इंटरेस्ट आया एंड फाइनली ही बिकेम अ सेलिब्रेटेड जज ऑफ हिज टाइम। तो हमें एक रियल कहानी नहीं पता थी, हमें जस्टिस की सही डेफिनेशन नहीं याद थी। पॉलिटिकल साइंस वालों को याद होती है, लेकिन हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो हमने इसको बाईपास किया कि डेफिनेशन में फंस जाएंगे। हमने रियल स्टोरी हमें कोई याद नहीं आई, तो हमने क्या किया, एक स्टोरी बना ली, एक सिंपल सी स्टोरी बना ली, हाथी की, शेर की, चीते की, किसी बच्ची की स्टोरी बना के आपने कंप्लीटली डिमांड ऑफ जैसे को जस्टिफाई कर दिया। तो इससे क्या होगा, आपका इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा। तीसरा तरीका लिखने का, दिस इज द मोस्ट यूज्ड मेथड बाय ऑल द टॉपर्स। आप देखेंगे तो आपको उनकी कहानियों में बहुत ज्यादा एनेक्डोट्स फिक्टिशियस मिलेंगे। ये और ये दोनों मिला के सबसे ज्यादा लोग यही इस्तेमाल करते हैं। थर्ड तरीका है कि आपको जो ऐसे का टॉपिक है आप उसको किसी कोट के साथ बिगिन करें। कोई कोट किसी मशहूर फिलोसफर का, किसी पॉलिटिकल थिंकर का आपको पता हो, जो कंटेंट जो जस्टिफाई करता हो, तो आप उससे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा तरीका है स्टार्ट करने का, आपकी क्रिएटिविटी भी दिखती है इससे, आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज भी दिखती है। लेकिन आपको उस टॉपिक पे कोट याद आए ना आए, कई बार डिफिकल्ट हो जाता है ऐसा करना, लेकिन इट इज़ अ वेरी जस्टिफाइड वे कि आप अपनी बात को इन्हेंस करें। अच्छा एक बात और, कोट्स को हम वैसे भी अपने एसे में इंटीग्रेट करते हैं। आप जितने भी टॉपर्स की कॉपी देखेंगे, एक एसे में बिना ज़्यादा एफर्ट डाले भी 5 या 6 कोट होते हैं, लेकिन हमें कभी भी कोट को ना ऊपर से ड्रॉप नहीं करना, हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं करानी कोट की, कि बात करते करते कोट गिरा दिया उसमें। अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए हम कोट को अपनी लैंग्वेज में इनकलकेट कर लेते हैं। दैट इज द वे हाउ टू यूज अ कोट। ठीक है, तो ऑलरेडी बस कोट वाले में एक प्रॉब्लम क्या होती है, आप जब कोट से इस्तेमाल करते हैं और आगे भी 4-5 कोट लिखते हैं तो थोड़ा सा यूनिकनेस थोड़ी कई बार हैम्पर हो जाती है। इफ यू आर अ वेरी गुड राइटर देन ऑब्वियसली आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको नॉलेज चाहिए और उसी कंटेक्स्ट का ही कोट चाहिए। अगर आपने कंटेक्स्ट नहीं समझा या फिर आपका कोट के कुछ और मीनिंग्स भी हुए, तो उस केस में थोड़ा आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। अदरवाइज मैंने खुद एक डॉक्यूमेंट कंपाइल किया है 300-400 कोट्स का, उसमें से खुद 2-3 साल बार यूपीएससी में क्वेश्चंस आ चुके हैं, क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा कोड जो है टॉपिक वाइज, एजुकेशन के क्या कोड्स हैं, पीस के क्या कोड्स हैं, सिक्योरिटी के, आईआर के, जस्टिस के, साइंस के, विमेन रिलेटेड, इतने कोड्स इकट्ठा कर दिए मैंने कि आप उनको पढ़ेंगे एक बार तो आपको इतने कोड्स याद हो जाएंगे कि आप इस मेथड से आसानी से अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। एंड द फोर्थ मेथड ऑफ स्टार्टिंग एन एसे इज यूज्ड बाय प्रोडिजीज हु राइट अ पोएम इंस्टेंटली। ठीक है, एक्सटेम्पोरे फॉर्म में पोएम लिखते हैं और पोएम से ऐसे की अपनी बिगनिंग करते हैं। ठीक है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के लिए होता है। पोएम अच्छी लिख सकते हैं अगर अंदर कैपेसिटी है, तो इट्स अ वेरी यूनिक वे कि आप अपना पेपर स्टार्ट कर सकें। आपको डेफिनेटली एज देगा। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर की वही सेम पोएम या फिर सिर्फ वर्ड्स को राइम करा के आप लिख दे, तो ऐसा मत करिएगा। इट शुड नॉट बी बोरिंग, या पता नहीं चलना चाहिए कि आपको कम आता है। ठीक है, अल्टीमेटली द पर्पस ऑफ द पोएम और एनीथिंग दैट यू राइट इनटू द इंट्रोडक्शन इज टू give an impression to the evaluator of the copy कि you have very great depth in your personality and you can handle all the topics that are given by the examination। तो अगर आप फालतू पोएम लिखने वाले हैं, बस राइम कराने वाले हैं, तो प्लीज डोंट डू इट। ठीक है, जो प्रोफेसर साहब हैं 57-58 ईयर्स एज के, उनके साथ में और प्रोफेसर्स बैठते हैं इंग्लिश के, उर्दू के, हिंदी के, वो बहुत अच्छे लिटरेचर से एक्सपोज हैं ऑलरेडी। सो आप खुद को एक ख़राब पोएम लिख के ख़राब ना करें, अच्छा लिख सकते हैं तभी इस मेथड को चूज़ करें, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं।
ठीक है, तो हमने देखा कि डेफिनेशन और एनेक्डोट आर द टू मोस्ट कॉमन वेज ऑफ स्टार्टिंग एन एसे, और इसमें भी आसान हम लोगों को ये पड़ता है स्टार्ट करने के लिए। तीसरी बात ये करते हैं कि इंट्रोडक्शन लिखना कितना है। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, कैसे लिखना है, कितने पेज का लिखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द एसे, जिसको हम बॉडी कहते हैं, यानी कि कंटेंट। अब हम कंटेंट पे आ जाएंगे अपने, और कंटेंट जो है एसे का प्रेजेंट करेंगे। इसमें दो कंपोनेंट है, एक स्ट्रक्चर का, कि आप कैसे अपने कंटेंट को प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, स्ट्रक्चर में मतलब कि किस तरीके से आप उसको प्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टॉपिक मान लीजिए फिलोसॉफिकल टॉपिक है, ठीक है, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, ठीक है, टॉपिक आ गया कि अ शिप डज नॉट सिंक्स बिकॉज ऑफ द वाटर अराउंड इट, इट सिंक्स बिकॉज ऑफ द वाटर दैट गेट्स इनटू इट। ठीक है, एक शिप इसलिए नहीं डूबता है क्योंकि पानी उसके चारों तरफ है, वो शिप तब डूबता है जब पानी उसके अंदर आ जाता है। एक फिलोसॉफिकल टॉपिक है, कहने का मतलब ये है कि इंसान के आसपास चारों तरफ बुराइयां हैं, हर इंसान के वो बुराइयों से घिरा हुआ है, लेकिन वो बुरा तभी बनता है, प्रॉब्लम तभी आती है जब वो उन बुराइयों को एक्सेप्ट करके उनको अपनी लाइफ में ले आता है। तो एक फिलोसॉफिकल काइंड ऑफ ऐसे है। तो हम इसको कैसे डील करते हैं, इसको डील करने के दो तरीके हैं। हम या तो पेस्टल अप्रोच यूज करें। पेस्टल अप्रोच मतलब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट किसी भी चीज़ का। हमने शिप का एग्जाम्पल लिया कि शिप बेसिकली क्या, कि ह्यूमन का एग्जाम्पल लिया कि ह्यूमन, हर इंसान के आसपास बुराइयां होती हैं, वो उसको एक्सेप्ट करता है तो वो बुरा हो जाता है। इनके सब बिंबिसारा देखते हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल फिगर है, बुराइयां एक्सेप्ट करता है, वो बुरा हो जाता है। हम इसका पॉलिटिकल कंटेक्स्ट देख सकते हैं कि किस तरीके से पॉलिटी में, कि जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, गांधी जी थे, नेहरू थे, सब लोग थे, सबके आसपास पावर थी, सबको था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, जो आज़ाद होने वाला है देश उसका। लेकिन जिन्ना ने वो प्रॉब्लम एक्सेप्ट करी, उसने उस लस्ट फॉर पावर को एक्सेप्ट किया, अपने अंदर आने दिया, और उसकी वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली पार्टीशन हो जाता है। इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं हम किसी भी चीज़ को, कि कैसे हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं जो है ज़्यादा पैसे कमाने की लालच होती है, लेकिन हर्षद मेहता जैसे लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इस ग्रीड को वो एक्सेप्ट करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट बना लेते हैं, और इस तरीके से स्कैम्स करके खुद को और देश को बदनाम करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक सोशल कंटेक्स्ट होगा कि सोसाइटी में बहुत तरीके के लोग होते हैं जो इस तरीके के क्राइम्स करते हैं, विमेन के अगेंस्ट, बच्चों के अगेंस्ट, नेशन के अगेंस्ट। वो उस लालच को, उस पैसे की अपनी लालच को या फिर फेम की लालच को पूरा करने के लिए ऐसा काम करते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल मतलब साइंस एंड टेक की बात करते हैं हम, कि कोई एग्जाम्पल हुआ कि कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत बार हम देखते हैं कि हैकर्स हैं, उनके पास हर इंसान को पैसा कमाना है, हर इंसान को अपनी लाइफ कंफर्टेबल बनानी है, और बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर के वर्ल्ड में कोडिंग आती है। लेकिन हैकर्स वो लोग होते हैं जो इस बाहर की बुराई को, जो वाटर है उसके अराउंड का, जो डिसेप्शन है वर्ल्ड का, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करते हैं और क्या करते हैं, हैकिंग करते हैं और गलत कामों के थ्रू पैसा कमाते हैं और अपनी लाइफ को ख़राब कर लेते हैं। ठीक है, हम देखते हैं, हम आईआर की भी बात करते हैं इसमें, इंटरनेशनल रिलेशन की, कैसे बहुत सारी कंट्रीज़ भी होते हैं, वो कंट्रीज़ भी क्या करते हैं, गलत काम करने की वजह से खुद को बर्बाद कर लेते हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया या फिर हमारा नॉर्थ कोरिया हो गया। आगे देखते हैं, टेक्नोलॉजिकल हो गया, आईआर हो गया, इकोलॉजी की बात कर सकते हैं हम, कि किस तरीके से हम जो हैं इकोलॉजी में हमको एग्जाम्पल मिलेंगे कि बहुत सारे लोग थे या बहुत सारी कंट्रीज़ थे ऐसे जिन्होंने क्या किया, अपनी पॉलिसी को चेंज किया इस तरीके से। उन्होंने सोचा कि हम डेवलपमेंट को और जीडीपी को प्रेफरेंस देते हैं ओवर इकोलॉजी, और पेड़ों को काटा, अपनी नदियों को गंदा किया, और उसका फिर उनके ऊपर क्या प्रॉब्लम आती है कि नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, लोग मरने लगते हैं, बीमारियाँ फैल जाती हैं। इनफैक्ट जो कोविड का भी केस क्या था, वो एक अनरेगुलेटेड मार्केट की वजह से पूरी दुनिया को नुकसान उठाना पड़ा। तो गवर्नमेंट ने प्रॉफिट के लिए मार्केट को अनरेगुलेट किया और उसकी वजह से पूरी दुनिया में मिलियंस ऑफ लोगों की जान चली गई। तो ये भी क्या, वही उसको जस्टिफाई करता है कि अ शिप डज नॉट सिंक्स बिकॉज ऑफ द वाटर अराउंड इट, बट इट सिंक्स बिकॉज ऑफ द वाटर दैट गेट्स इनटू इट। बेसिकली ये तरीका क्या तरीका है, ये हमारे जीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं, जीएस पेपर 1 में हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, सोसाइटी पढ़ते हैं। हमने हिस्ट्री उठा लिया, हमने सोसाइटी उठा लिया, ठीक है। हम फिर जीएस 2 से पॉलिटी को उठाते हैं, आईआर उठाते हैं, जीएस 3 से इकोनॉमी उठाते हैं, जीएस 3 से इकोलॉजी उठाते हैं, जीएस 3 से साइंस एंड टेक उठाते हैं। हम इसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी की भी बात कर सकते हैं, इसके थ्रू हम अपने आंसर को जस्टिफाई करेंगे। देखिए, टॉपिक फिलोसफिकल अगर आपको आए, आप मान लीजिए एमए कर रहे हैं किसी जगह से, या आप कोई इंटरनेशनल लेवल का कोई ऐसे क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
तो वहाँ पे आप किसी भी चीज़ की बात कर सकते हैं, आप मेटाफिजिकल चीज़ों की बात कर सकते हैं, आप अपने गेमिंग की बात कर सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे जाके बात कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यूपीएससी ने फिलोसॉफिकल टॉपिक पूछा है, आप एक एस्पायरिंग आईएएस हैं जो कि इस देश को चलाना चाहता है, तो आपकी सोच किस मुताबिक होगी? वो देश के मुताबिक होगी। तो मतलब कि टॉपिक कुछ भी आए, कितना ही ज़्यादा वो फिलोसॉफिकल टॉपिक हो, ट्रूथ इज नॉट फॉर कंफर्ट, इट इज़ फॉर लिबरेशन। तो ऐसा ये टॉपिक है जो कि कहीं डेथ की, मीनिंग ऑफ लाइफ की, लिबरेशन की, फ्रीडम की बात करता है। लेकिन अल्टीमेटली बीइंग एन आईएएस एस्पिरेंट एंड राइटिंग इट इनटू द एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी, आप उनको इन कंटेक्स्ट में तोड़ के लिखेंगे, क्योंकि यही एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट की पहचान है कि वो दुनिया को इसी नज़रिए से देखता है। ठीक है, तो आपको मोस्टली 99% जो है कॉपीज में आपको यही फॉर्मेट देखने को मिलेगा। लोग इसी पेस्टल टेक्निक को फॉलो करते हैं और अपने आंसर्स लिखते हैं। इसके अलावा हालांकि एक टेक्निक और होती है, अब कोई टॉपिक आया और टॉपिक आप उसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? इंडिविजुअल में ब्रेक कर सकते हैं। आप अपना बात करें, ठीक है, कि आपने क्या फील करते हैं। ट्रूथ इज नॉट फॉर कंफर्ट, इट इज फॉर लिबरेशन। आप अपना पर्सनल एग्जांपल दे सकते हैं कि किस तरीके से आपने ट्रूथ को, मान लीजिए कोई आपको लाइफ में बात मालूम नहीं थी, कोई बच्चा अडेप्टेड बच्चा है, ठीक है, उसको ये पता करना था मैं वाकई में अपने पेरेंट्स का बच्चा हूँ कि मुझे किसी ने अडेप्ट किया है। उसको जान के तकलीफ होगी कि उसके रियल पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है, उस दुनिया से जा चुके हैं। बट अगेन सदगुरु का कोट है, ट्रूथ इज नॉट फॉर कंफर्ट, इट इज फॉर लिबरेशन, बिकॉज लिविंग विद द ट्रूथ इज फार इजियर देन लिविंग विद द लाई। तो हम इसको जस्टिफाई किसी इंडिविजुअल एग्जाम्पल से कर सकते हैं। फिर इंडिविजुअल के ऊपर क्या होता है? फैमिली होती है, ठीक है। हम फैमिली की बात कर सकते हैं कि कैसे उसी एग्जाम्पल को हम फैमिली के थ्रू जस्टिफाई करेंगे कि कैसे एक फैमिली ने ट्रूथ को फाइंड किया और कंफर्ट को छोड़ के उस ट्रूथ को एक्सेप्ट किया। इसी तरीके से आप सोसाइटी की बात कर सकते हैं। फैमिली से ऊपर क्या बनती है? सोसाइटी। सोसाइटी से ऊपर बनता है स्टेट, स्टेट से ऊपर बनता है नेशन, नेशन से ऊपर क्या होता है? वर्ल्ड। आप इसको इस तरीके से ब्रेक करके किसी टॉपिक को आप ऐसे भी चल सकते हैं जहां पे आप एक बाई एक टॉपिक को लेवल जूम आउट करते जाएंगे। हम इंडिविजुअल पे सोचेंगे और इंडिविजुअल से जूम आउट करते करते पूरे वर्ल्ड पे जाएंगे और इन टॉपिक से हम अपने पूरे ऐसे में जस्टिफाई कर सकते हैं। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे हम अपने ऐसे का। अच्छा, ये जो मैंने बताया आपको, ये दोनों टेक्निक्स क्या थी, इसमें हम सब हेडिंग्स का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हम इसमें सब हेडिंग्स का यूज नहीं करते हैं। कई बार आपको कॉपीज में ऐसा भी दिखेगा, टॉपर के कॉपीज में, कि वो सब हेडिंग्स का यूज भी करते हैं, ठीक है। सब हेडिंग्स का यूज क्यों करते हैं? बेसिकली वो अपने आंसर को एक डायरेक्शन दे रहे हैं। कई बार टॉपिक ऑफ द एसे इज वेरी वेरी चैलेंजिंग, तो उसमें दो एस्पेक्ट हैं। तो एक एस्पेक्ट को आप एक सब हेडिंग से डील करते हैं, दूसरे एस्पेक्ट को आप दूसरी सब हेडिंग से डील करते हैं। नॉट कॉमनली यूज्ड, ये बहुत 2-4-5% इसका यूज करते हैं। मेरा मानना ये है कि आपको यूपीएससी में किसी भी पेपर में वही काम करना चाहिए जो कि नॉर्म है, एक्सेप्शन पे कभी काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमें नहीं पता कि यूपीएससी इसको रिवॉर्ड करता है, इसको पनिश करता है, क्योंकि यूपीएससी कोई अपना डायरेक्टिव तो निकालता नहीं है कि ऐसे ऐसे लिखो, ऐसे मत लिखो। बट क्योंकि हम देखते आए हैं कि साल हा साल अलग अलग AIR-1 बिना सब हेडिंग्स को यूज करके ऐसे लिख चुके हैं, इसका मतलब यह है कि डेटा सपोर्ट कर रहा है कि बिना सब हेडिंग लिखे भी ऐसे में यूपीएससी में टॉप कर सकते हैं आप। तो भाई आपको रैंक 1 से कितनी बड़ी रैंक चाहिए कि आप कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं अपने ऐसे में? तो ऑलरेडी जो नॉर्म चल रहा है उसको फॉलो करें। ऐसा लिखते हैं लोग, ऑब्वियसली आप भी कर सकते हैं। सब हेडिंग्स ज्यादातर जस्टिफाई तब होती हैं जब ऐसे जो होता है, ऐसे टॉपिकल नेचर का होता है, ठीक है। अगर आपका ऐसे मान लीजिए है, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ यूजिंग AI इन इंडिया, तो आप क्या करें, अपने ऐसे को फ्लो देने के लिए, स्ट्रक्चर देने के लिए एक बार चैलेंजेस की बात करिए कि चैलेंजेस क्या क्या पोज होंगे AI की वजह से। एक बार बात करिए कि अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होंगी। नेवर एक्सीड 2 सब हेडिंग्स, नेवर एक्सीड 2 सब हेडिंग्स इन ऐसे, क्योंकि आप ऑलरेडी 14 पेज लिखने वाले हैं, 2-3 पेज इंट्रोडक्शन में खर्च हो गए आपके। अब आप एक सब हेडिंग खोलेंगे, 2-3 पेज लिखेंगे, दूसरी सब हेडिंग खोलेंगे, 2-3 पेज खोलेंगे, फिर आप कंक्लूजन पे जाएंगे। अगर आप 3-4 सब हेडिंग लिखते हैं तो आपका ऐसे का पेपर GS का आंसर बन जाता है। और क्योंकि ऑलरेडी GS में आपकी नॉलेज टेस्ट होने वाली है, तो प्लीज इस पेपर को फिर से GS ना बनाएं। हमने किसी टॉपर की कॉपी में 3-4 सब हेडिंग्स नहीं देखी, तो प्लीज ये एक्सपेरिमेंट आपको कभी नहीं करना है। कोशिश करें कि इसके बिना आप डील कर सके अपने टॉपिक को, बिना सब हेडिंग डालें। और जब टॉपिकल ऐसे में डालना पड़े तो बहुत लिमिटेड सब हेडिंग्स जो कि ऐसे की डिमांड है उस पर डालें, ठीक है।
दूसरी बात, स्ट्रक्चर की बात ये हुई कि स्ट्रक्चर में फिलोसफिकल में तो हमने पेस्टल अप्रोच देख ली। अगर टॉपिकल ऐसे आता है तो टॉपिकल ऐसे का स्ट्रक्चर जो होता है वो और इजी होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिकल ऐसे आ जाए कि टूरिज्म का जो इम्पैक्ट जो है इंडियन सोसाइटी पे कैसे होगा, पे इंडियन इकोनॉमी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है टूरिज्म। ठीक है, तो टूरिज्म में आपको क्या करना है, सिंपल सी बात करनी है। आप बात करेंगे किस तरीके से नेचुरल जो है टूरिज्म, आप नेचर को घूमने के लिए टूरिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, हिस्टोरिकल साइट्स को विजिट करने के लिए टूरिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, कई बार टूरिज्म में हम देखते हैं कि जो इको पार्क्स हैं, ठीक है, उसके लिए इको टूरिज्म का इस्तेमाल होता है। हम देखेंगे किस तरीके से टूरिज्म में हम क्या कर सकते हैं, हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क के बारे में हम टूरिज्म का देख सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारीज के बारे में बात कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं किस तरीके से टूरिज्म में हम लोग जो आर्टिफिशियल है, मतलब यानी कि जो वाटर पार्क्स हैं या फिर जो कि और क्या होते हैं, वो जो अम्यूज़मेंट पार्क्स होते हैं, अम्यूज़मेंट पार्क्स को भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, टूरिज्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हेरिटेज टूरिज्म हम दिखाते हैं। आजकल क्या होता है, आप राजस्थान जाएंगे तो आपको ना एक क्या कहते हैं, गांव टाइप का वो अपना एक बड़ा सा बनाते हैं कि विलेज लाइफ कैसे होती है, वो विलेज के स्टाइल में आपको खाना खिलाएंगे, वो लोग कैसे बकरी का दूध दोते हैं, वो कैसे अपना कपड़ा बनाते हैं, वो हेरिटेज टूरिज्म में आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस टूरिज्म। ठीक है, अमरनाथ यात्रा चल रही है आजकल, एडवर्टीजमेंट आ रहा है अखबार में, तो रिलीजियस टूरिज्म पे फोकस कर सकते हैं। पॉइंट बीइंग कि जब भी टॉपिकल ऐसे आएगा तो उस टॉपिक के जो भी सब एस्पेक्ट्स होंगे आप उन पे लिखेंगे और बहुत इजीली आपका स्ट्रक्चर जो है वो आपका इजीली कंप्लीट हो जाएगा। ये एकदम भी डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि जैसा टॉपिक होगा, टॉपिक अगर बॉर्डर के बारे हुआ मान लीजिए कि इंडिया के बॉर्डर्स के बारे में अगर ऐसे आ गया तो पाकिस्तान बॉर्डर को डील करिए एक बार बांग्लादेश बॉर्डर को डील करिए, एक बार नेपाल बॉर्डर का देख लिया, एक बार चाइना का देख लिया हमने। ठीक है, तो अलग अलग बॉर्डर्स को देख लेंगे, हमारा स्ट्रक्चर इससे बहुत कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो टॉपिकल ऐसे में हमने क्या देखा कि जो टॉपिक है वो टॉपिक डिसाइड करेगा कि किस तरीके से आपके टॉपिक्स बदलते हुए चले जाएंगे। और लास्ट बात जो फ्लो की रह गई कि जो बॉडी का सेकंड पार्ट है फ्लो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था लास्ट क्लास में ऐसे ही कि फ्लो क्या है कि एक टॉपिक, लिंकेज बिटवीन द टॉपिक्स है फ्लो, लिंकेज बिटवीन द टॉपिक्स। ये आप कैसे एस्टैब्लिश करते हैं, मान लीजिए कि आपने हिस्टोरिकल एग्जाम्पल लिखा अशोका का, आप जब बॉडी में कंटेंट में लिख रहे थे तो आपने अशोका का एग्जाम्पल लिया। ठीक है, और जो आप इसके बाद हिस्ट्री से पॉलिटी की तरफ गए, पॉलिटी ने क्या लिया, पॉलिटी में आपने मान लीजिए बाबा साहिब का एग्जाम्पल लिया, B.R. अम्बेडकर का एग्जाम्पल लिया। फ्लो क्या चीज है, फ्लो वो चीज है कि जो अशोका के टॉपिक को आपने मान लीजिए अशोका के रिनाउंसिएशन की बात करी, कैसे उसने वो पैसिफिस्ट पॉलिसी बनाई और जो है पीस के राह को इख्तियार किया और एक पीसफुल लाइफ बिताना शुरू करी। धम्मा को इस्तेमाल करके उसने अपनी रिलीजियस डॉक्ट्रिन को चेंज किया और नेशन को एक्सपेंड किया और पीसफुल बनाया। और हमारा मान लीजिए B.R. अम्बेडकर का एग्जाम्पल भी है कि किस तरीके से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को यूज करके नेशन को क्या किया, पीसफुल बनाया, पीस के बारे में ऐसे था। तो आपका काम फ्लो में क्या है कि जब ऐसे को खत्म, जब अशोका का टॉपिक खत्म करेंगे आप पेज में, आपका पेज मैंने क्या बताया था, हर पेज पे 2 पैराग्राफ होंगे। जब दूसरा पैराग्राफ खत्म होने वाला होगा तो वहां पे आप एंड में आप चाहें तो B.R. अम्बेडकर को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हालांकि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ईजी क्या होता है, आप अशोका को खत्म कर लें और जब अम्बेडकर को शुरू करें तो उस टाइम आप थोड़ा सा कोई इंफॉर्मेशन बोरो करें, वो चीज बोरो करें जो कि B.R. अम्बेडकर और अशोका में कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल बुद्धिज्म दोनों के अंदर कॉमन है। मुझे भी याद आया कि B.R. अम्बेडकर ने बुद्धिज्म अपना लिया था, तो आप लिख सकते हैं अनदर ग्रेट बुद्धिस्ट लाइक अशोका, B.R. अम्बेडकर यूज्ड एजुकेशन टू स्प्रेड पीस अराउंड द वर्ल्ड। अगर पीस के बारे में ऐसे है और एजुकेशन के बारे में है तो हम क्या करेंगे, अशोका से बुद्धा को लिंक कर देंगे थ्रू बुद्धिज्म। तो इससे क्या होगा, जो टीचर पढ़ रहा होगा उसको शौक नहीं लगेगा कि अशोका से हम एकदम अम्बेडकर पे कैसे आ गए। आप उसको बता देंगे कि अच्छा ऐसे ऐसे आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, अब आप फिर
अंबेडकर की बात करेंगे, लिखेंगे किस तरीके से अंबेडकर ने क्या किया, कैसे पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस लेकर आए, और फिर पूरी 2 पैराग्राफ में अशोका की स्टोरी को लिखेंगे। इसी तरीके से जब आप मूव ऑन करेंगे, मूव ऑन करने के बाद हम मान लीजिए हम चल जाएंगे IR पे। अच्छा, पॉलिटी से ना इकोनॉमी की तरफ जाना आसान होता है। पॉलिटी के बाद आप इकोनॉमी पे चले गए, इकोनॉमी पे आपने किसी कंपनी का एग्जाम्पल लिया, आपने क्या कहते हैं किसी कंपनी का लिया, किसी नेशन का एग्जाम्पल लिया, तो उसमें भी आप यही काम करेंगे कि उन दोनों के बीच का जो कॉमन लिंक है उसको आप बता सकते हैं। दूसरी बात, ये एडवांस तरीका हो गया फ्लो क्रिएट करने का। एक बहुत प्रिमिटिव तरीका भी होता है जिसमें आप क्या करते हैं कि फर्स्टली ऐसे लिखें, सेकेंडली, थर्डली, ऐसे भी लोग स्टार्ट करते हैं कि पॉइंट बन जाते हैं। अच्छा ठीक है कि एक यू गिव अ फ्रेश ब्रेथ टू द प्रोफेसर कि अच्छा सेकेंडली मतलब कि वो बात खत्म हो गया आर्गुमेंट, अब नया आर्गुमेंट शुरू हो रहा है, इज नो प्रिपेयर्ड टू डील विद द नेक्स्ट टॉपिक। इसी तरीके से आप थर्डली लिखेंगे तो वो प्रिपेयर हो जाएगा, उसका माइंडसेट बन जाएगा कि मैं आगे क्या पढ़ने वाला हूँ। इसी तरीके से कई बार लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कुछ कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं कि हाउएवर, आपने कोई टॉपिक खत्म किया, आपने नया टॉपिक स्टार्ट किया हाउएवर से, या फिर जस्ट लाइक दिस वी सी इन द केस ऑफ। आप देखते हैं पॉइंट क्या है कि आपको 2 पैराग्राफ के बीच में एक नेचुरल लिंक स्टैब्लिश करना है। अगर आप स्टोरी में ही इनकलकेट कर देंगे, जैसे हमने देखा कि किस तरीके से बुद्धा और अंबेडकर को कनेक्ट किया हमने बुद्धिज्म के थ्रू, या तो आप ऐसे कर सकते हैं फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली इस्तेमाल के कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल को भी वर्ड्स अपने हाउएवर, जस्ट लाइक दिस को इस्तेमाल करके एक नेचुरल फ्लो क्रिएट कर सकते हैं अपने 2 पैराग्राफ के बीच में। तो ये हमारी बॉडी हो गई कि हमने देखा कि किस तरीके से हम वेरियस टॉपिक्स को अपने जीएस के टॉपिक्स के थ्रू अपने बॉडी को डील करेंगे और उसके अंदर एक फ्लो पैदा करेंगे बाय यूजिंग दिस टेक्निक, और इससे हमारा आंसर जो है पूरा बॉडी कंटेंट तैयार हो जाएगा। आप टॉपर की कॉपीज को जाके देखिए कि किस तरीके से वो लोग अपने एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कनेक्ट करके सारा कंटेंट जीएस का प्रेजेंट करते हैं। इंट्रोडक्शन और बॉडी लिखने के बाद आपके ऑलमोस्ट 11 पेजेस कंज्यूम हो चुके होंगे और अब हम कंक्लूजन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, यूपीएससी की एक अजीब बात है कि यूपीएससी में जो ना टॉपर्स डिसाइड करते हैं ट्रेंड। आजकल एक चीज़ ट्रेंडिंग चल रही है, आप लोग इंस्टाग्राम के ट्रेंड देखते हैं, हम लोग यूपीएससी के ट्रेंड देखते हैं। ट्रेंड क्या चल रहा है कि अगेंस्ट द मोशन बोलने का एक ट्रेंड चल रहा है। मतलब कि हम क्या करेंगे, हम एक पेज जो है, जो टॉपिक अब तक हमने क्या बोला, एजुकेशन इज अ ब्रिज फ्रॉम मिजरी टू होप। हर बार हमने क्या बताया एनेक्डोट में, अपने बॉडी में, थ्रू पॉलिटिकल एग्जाम्पल्स, इकोनॉमिकल एग्जाम्पल्स, IR के एग्जाम्पल्स की एजुकेशन क्या करती है, वो मिजरी को होप में बदल देती है। अगेंस्ट द मोशन में हम क्या करते हैं, वी प्ले द डेविल्स एडवोकेट, और हम उल्टी बात करते हैं, बोलते हैं नहीं, समटाइम्स एजुकेशन कैन ऑल्सो बी अ ब्रिज बिटवीन होप टू मिजरी। तो हम उसको बताएंगे किस तरीके से हम अगेंस्ट द मोशन जाके बात करेंगे। कोई भी दुनिया की चीज़ हो, दुनिया का कोई भी टॉपिक होगा, हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे इसको बहुत बार, कितना ही अच्छा आइडियलिस्टिक कोट क्यों नहीं होगा, उसका भी एक अगेंस्ट द मोशन बनेगा। हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर ये ऐसे लिखने को आ गया तो हम अगेंस्ट मोशन में क्या लिखेंगे, अरे बहुत बुरी चीज़ है ऑनेस्टी, ये बढ़िया चीज़ नहीं है। कैसे? अगर मान लीजिए आप रॉ के चीफ हैं, आप IPS ऑफिसर हैं, इंडिया पाकिस्तान को डील करते हैं, तो पाकिस्तान वाले अगर पूछें कि आपके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, तो आप क्या बोलेंगे? अगर हैं कि नहीं, आप सच बताएंगे कि मेरे सोल्जर्स कहाँ छुपे हुए हैं, मैंने मिसाइल्स कहाँ रखे हैं, मेरे एंटी ड्रोन वॉरफेयर क्या है, आप नहीं बोलते। ऐसे केस में ऑनेस्टी एक वाइस है, एक बुरी चीज़ है। अगर पेशेंट को, किसी को कैंसर है और डॉक्टर रिपोर्ट पढ़ता है तो क्या बोलता है, भाई आपको कैंसर है? कभी डॉक्टर ऐसा नहीं बोलता। डॉक्टर हमेशा छुपाता, नहीं सर आप ठीक हो जाएंगे, अभी देखिएगा, किसी को लेकर आइए, वो कभी भी इसको नहीं बताता। तो डॉक्टर क्या करता है, वो ऑनेस्टी के अगेंस्ट जाके काम करता है। पॉइंट भी अगर आप सोचेंगे तो कितना ही आइडियलिस्टिक कोट क्यों ना हो, आपको हमेशा उसका अगेंस्ट द मोशन में एक आर्गुमेंट मिलेगा। एजुकेशन इज अ ब्रिज फ्रॉम होप टू मिजरी। ओसामा बिन लादेन का एग्जाम्पल देखेंगे हम रावण का एग्जाम्पल देखेंगे, मिथोलॉजिकल कैरेक्टर देखेंगे कि किस तरीके से इतनी अपार नॉलेज होने के बाद भी क्या किया उसने, अपनी होप को एक मिजरी में कन्वर्ट कर लिया, और अगेन अल्टीमेटली ही डाइड अ डेथ एट द हैंड्स ऑफ लॉर्ड राम। देखते हैं कि हम हर टॉपिक के अगेंस्ट द मोशन जाएंगे। इसमें क्या करेंगे, हम 1 पेज देंगे, 1 पेज डेडिकेट करेंगे इस टॉपिक को, हाफ प्लस हाफ पैराग्राफ की बात करेंगे। इसमें हाफ प्लस हाफ पे क्या करेंगे आप, इसमें आप आर्गुमेंट देंगे कि कैसे
एजुकेशन समटाइम्स कैन बिकम ब्लेंडर, जब उसमें एथिक्स नहीं होंगी, वैल्यूज नहीं होंगी, तो एजुकेशन ब्लेंडर बन सकता है। और इस पैराग्राफ में क्या देंगे आप, एग्जाम्पल देंगे, फिर आप रावण का, उसामा बिन लादेन का, किसी एथिकल है, किसी हैकर का एग्जाम्पल देके उसको सब्सटेंशिएट करेंगे कि किस तरीके से एजुकेशन इज नॉट कैन बी अ ब्रिज फ्रॉम होप टू मिजरी ऑल्सो। ठीक है ये क्या हो गया, एक पेज आपने डेडिकेट कर दिया अगेंस्ट द मोशन को। सेकेंड पेज आता है फिर वे फॉरवर्ड का। वे फॉरवर्ड में क्या होता है, आप जो टॉपिक है उसके बारे में उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कि क्या और चीज़ें हैं जो स्टेप्स, टैंजिबल स्टेप्स ले सकते हैं उसको बढ़ाने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए, उसकी बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन इज अ ब्रिज फ्रॉम मिजरी टू होप में आप बताएंगे कि हमारे देश में कैसे हम और कौन सी स्कीम्स हैं और कौन सी चीज़ें हैं, जीडीपी की स्पेंडिंग बढ़ा सकते हैं, एनईपी को अप्लाई कर सकते हैं, एआई को, कंप्यूटर को, रोबोटिक्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं स्कूल में, हैप्पीनेस करिकुलम लाए हम। तो हम ये बताएंगे कि किस तरीके से आप उस चीज़ को और बढ़ा सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, और क्या कहते हैं, उस चीज़ से हम बेनिफिट उठा सकते हैं, हमारा देश बेनिफिट उठा सकता है। इसके अलावा अगेन एक और नया ट्रेंड जो टॉपर्स ने स्टैब्लिश किया है वो ये किया है कि री इन्वोकिंग द इंट्रोडक्शन। ये एक नया टॉपिक जो है ये टॉपर्स ने याद किया है। वो क्या करते हैं, जो एनेक्डोट उन्होंने स्टार्ट किया होता है इंट्रोडक्शन में, उसी स्टोरी को वापस लेके आते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से वो कहानी अब आगे बढ़ी। देखिए एक मैंने कहा था कि माला है स्टोरी, तो आपने स्टोरी को स्टार्ट की। जैसे मैं जब ऐसे लिख कर आया था अपने एग्जामिनेशन में, तो टॉपिक ऑफ द ऐसे वाज कि अ शिप डज नॉट सिंक्स बिकॉज ऑफ द वाटर आउटसाइड इट, इट सिंक्स बिकॉज ऑफ द वाटर दैट गेट्स इनटू इट। तो मैंने एग्जांपल दिया था मोहम्मद अली का और माइक टाइसन का, कि मोहम्मद अली एक ग्रेट बॉक्सर थे, माइक टाइसन एक ग्रेट बॉक्सर थे, दोनों के पास पैसा था, लग्जरी थी, पावर थी, फेम थी, सब कुछ था। मोहम्मद अली ने क्या किया, उस पावर को, फेम को, रीच को अच्छे कामों में इस्तेमाल किया। उन्होंने वॉर के अगेंस्ट बात करी, उन्होंने सिविल राइट्स मूवमेंट की बात करी, ब्लैक्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करी, एंड ही इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट एथलीट ऑफ द सेंचुरी। ठीक है, वाइल माइक टाइसन हु गॉट द सेम काइंड ऑफ फेम, सेम काइंड ऑफ मनी, सेम काइंड ऑफ रीच, उन्होंने क्या किया, ड्रग्स में, एल्कोहल में, विमेन में पैसे को खर्च किया और अपने अल्टीमेटली ही वॉज जेल्ड इन 1996 फॉर दैट। तो मैंने एनेक्डोट में ये स्टोरी को लिखा। जब मैं कंक्लूजन की तरफ आया तो फिर मैंने फिर से जो है माइक टाइसन को इन्वोक किया था अपने टाइम में। मैंने बताया था कि किस तरीके से माइक टाइसन एट द एज ऑफ 53 इज नाउ कमिंग बैक टू द रिंग, ताकि वो क्या कर सके, एक फाइट करके गरीब बच्चों के लिए पैसे रेज कर सकें। तो हमने दिखाया कि ठीक है, पानी शिप के अंदर आ सकता है, ज़रूर शिप डूब सकती है, लेकिन हम उस पानी को निकाल के फिर से शिप को रिपेयर कर सकते हैं और फिर जहाज़ को चला सकते हैं। क्योंकि यूपीएससी में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द पेपर्स, एंड दैट इज ऑप्टिमिज्म। आप देश को चलाने जा रहे हैं, हमारे देश में रिसोर्सेज कम हैं, पैसे कम हैं, स्टाफ कम है, बिल्डिंग्स कम है, उसी रिसोर्स में आपको मैनेज करना है। अगर आप एक नेगेटिव टाइप के इंसान हैं, आप क्विट कर देंगे। एंड आईएएस ऑफिसर एंड आईपीएस ऑफिसर नीड टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द इंडिया एंड दिस शुड रिफ्लेक्ट टू हिज पर्सनैलिटी। तो आप हमेशा क्या करेंगे, आप हमेशा ऑप्टिमिज्म की तरफ जाएंगे और री इन्वोक करेंगे अपने इंट्रोडक्शन को, अपने कंक्लूजन में, और वो बताएंगे वो स्टोरी कैसे आगे बढ़ी और क्या उससे लेसन हमको लर्निंग मिल सकती है। और इसके बाद हम अपने फाइनल कंक्लूजन की तरफ मूव करेंगे। और इस फाइनल कंक्लूजन में क्या करेंगे, हम कंक्लूजन को अपने बिगर टॉपिक से, बिगर होप से रिलेट करेंगे। ठीक है, देखिए कंक्लूजन की फिलॉसफी ही यही होती है। इंट्रोडक्शन हमेशा चीज़ों को कंसाइज करता है, इसको लिमिट करता है। क्वेश्चन जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में जब भी आए, आप इंट्रोडक्शन को क्या करेंगे, स्लोप क्रिएट करेंगे अपने आंसर की तरफ, उसको कन्वर्ज करेंगे, ठीक है, अपने टॉपिक की तरफ। और कंक्लूजन हमेशा डाइवर्ज करता है उस टॉपिक को, बड़े टॉपिक से लिमिट करता है। फॉर एग्जांपल वाटर पॉल्यूशन पे अगर आपको क्वेश्चन आता है, तो आप वाटर पॉल्यूशन से किस तरीके से इंडिया में डेथ्स हो रही है इसके बारे में इंट्रोडक्शन में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप टॉपिक को समेटना चाहते हैं, टॉपिक को और कन्वर्ज करना चाहते हैं टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। और कंक्लूजन में करते हैं हम उसको डाइवर्ट करते हैं, हम बताते हैं कि वाटर पोल्यूशन से बाकी पोल्यूशन किस तरीके से लिंक्ड है, बाकी एसडीजी गोल्स कैसे लिंक्ड है, हम उसको और बड़ा करके दिखाते हैं उस प्रॉब्लम को कि किस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे और भी बाकी हेल्थ डिजीजेज जो हैं और बाकी जो एसडीजी गोल्स हैं, जो डीपीएसपी के गोल्स हैं, हम उसको भी पूरा कर सकते हैं। तो कंक्लूजन की फिलॉसफी हमेशा ये होती है कि छोटे टॉपिक को बड़े टॉपिक से लिंक करता है। तो एजुकेशन के बारे में ही क्यों ना ऐसे हो, आप कंक्लूजन की तरफ जाएंगे तो थ्रू यूज ऑफ श्लोकास, through the use of quotes,
आप क्या करेंगे, आप दिखाएंगे किस तरीके से इंडिया को एट लार्ज इससे बेनिफिट होगा और इंडिया क्या करेगा, अल्टीमेटली विश्व गुरु बनने की तरफ, एक डेवलप्ड नेशन बनने की तरफ मूव कर सकता है। तो टॉपिक कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो टूरिज्म का टॉपिक हो, चाहे एजुकेशन का टॉपिक हो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का हो, बॉर्डर का हो, अल्टीमेटली कंक्लूजन में उसका इम्पैक्ट पूरे इंडिया पे किस तरीके से पड़ता है, आप उसको दिखाएंगे और उस तरीके से अपने आंसर को एक बहुत ब्रॉड वे में कंक्लूड करेंगे। ठीक है, इसमें हम श्लोक्स की, अपने कोट्स की हेल्प करेंगे। हमने देखा, हमने वे अगेंस्ट द मोशन भी लिखा था एक पेज में, वे फॉरवर्ड भी हम लिखेंगे एक पेज में, और अपना फाइनल कंक्लूजन में हाफ पेज हम लेंगे किसके लिए, अपना री इन्वोकिंग द इंट्रोडक्शन। अच्छा, ये जरूरी नहीं है, ये आजकल बस ट्रेंड है, जरूरी नहीं है आपको जबरदस्ती इंट्रोडक्शन घुसेड़ना ही है, ऐसा नहीं है। बहुत लोग करते हैं, जिनकी अच्छी राइटिंग है वो लोग उसको इन्वोक कर सकते हैं, तो हाफ पैराग्राफ इसको दे दें और फाइनल कंक्लूजन को एक पेज दे दें आप, अगेन यानी कि 2 पैराग्राफ, कि किस तरीके से इंडिया जो है, इंडिया से उस टॉपिक को कनेक्ट करेंगे आप। एक चीज कोशिश करिएगा अपने आंसर में, एज अ कॉपी चेकर फॉर मैनी ईयर्स आई रियलाइज्ड कि अपना जब ऐसे का टॉपिक खत्म करें ना पेपर, आप देखिए आपका पेज ऐसे होता है, कोशिश करें कि यहां पे खत्म ना हो, क्योंकि होता क्या है ना, पढ़ते पढ़ते कई बार आदमी का माइंड डाइवर्ट भी होता है, तो लगता है पेज पलटेगा तो अगले दोनों पेज ब्लैंक होंगे, उसको लेकर अरे खत्म हो गया, कुछ इंपैक्ट क्रिएट नहीं हुआ। अच्छा, अगर आप यहाँ पे ख़त्म करने वाले हैं, मान लीजिए इस प्लेस पे ख़त्म करने वाले हैं, तो जब टीचर ने पेज पलटा होगा पिछले पेज से, तो उसको दिखने लगेगा कि अच्छा ये ऐसे ख़त्म होने वाला है, तो साइकोलॉजिकली टीचर का माइंड ट्रेन हो जाता है, अच्छा ख़त्म हो रहा है, होने वाला है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और वो वर्ड्स को सही से ध्यान देता है और उसको एक कंक्लूसिवनेस की फील आती है कि अच्छा मैंने इतना टाइम दिया उसको, 15-20 मिनट 30 मिनट मैंने कॉपी पढ़ी और वो सफ़र जो है वो ख़त्म होने वाला है और फिर उसको मार्क देने में आसानी होती है। तो कोशिश करें ऐसे हमेशा कि एक हाफ पेज पे ही एंट्री ख़त्म करें अपने ऐसे को, साइकोलॉजिकली आसान पड़ता है मुझे। अगेन कोई यूपीएससी का नॉर्म नहीं है, कोई रूल्स में मैंने पढ़ा नहीं है कि आपको यहाँ पे ख़त्म नहीं करना, बट जस्ट एन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मेनी कॉपीज आई हैव चेक्ड कि यहाँ पे जो कॉपीज ख़त्म होती हैं तो ज़्यादा एक फुल फीलिंग आती है कि हाँ भाई हाँ ये ठीक है, नाउ हमारा एक काम खत्म हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग लिखना शुरू करेंगे। देखिए, इट इज़ ईजियर सेड देन डन। ऐसे को बताना, आपने सुन लिया कितना, हाँ कितना सबसे इजी पेपर है, इसकी खासियत यही है कि आपको उसके लिए बहुत कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ रटना नहीं है, जो आप जीएस के लिए पढ़ेंगे ऐसे में खुद ब खुद आ जाएगा। लेकिन कल जब आप लोग लिखने बैठेंगे, आई एम डैम श्योर कि आप लोग सब के सब बहुत ख़राब इंट्रोडक्शन लिखने वाले हैं, जबकि इंट्रोडक्शन मैं दूंगा आपको, मैं स्टोरी बताऊंगा आपको न्यूटन की, एडिसन की और वो हाथी की जो आपको लिखनी है कल, मैं दूंगा लिख के, आप उसको पढ़ के ख़राब लिखने वाले हैं। ठीक है, शुरू के 3-4 दिन ये ज़रूर होगा कि किस तरीके से अपने थॉट्स को फ्रेम कर रहा है। हमारे स्कूल्स ने ये काम कभी नहीं किया कि अपने थॉट्स को फ्रेम करके उसके कंटेक्स्ट में प्रिसाइजली बताना हमें नहीं आता, और यही एक्सरसाइज है। ऐसे कि आप लोग मौजूद रहेंगे क्लास में, मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा और सिर्फ जनरल वर्ड्स नहीं बोलूंगा कि फ्लो अच्छा कर लो, क्रिस्प बना दो, मैं आपको सही करके दिखाऊंगा कि कैसे जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको जो एक पेज दूंगा पढ़ने के लिए, जिसको आप 2-2.5 पेज में लिखेंगे, उस 2.5 पेज की इन्फॉर्मेशन को एक पेज में कैसे भरना है, यही काम हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है। 3-4-5 दिन में ये काम आप करना सीख जाएंगे कि कैसे वास्ट इन्फॉर्मेशन को बिना डिविएट करे, बिना ज़्यादा एक्सेस किए, बिना कम किए एक पेज में भरना है, ताकि हम पूरे टॉपिक को, अलग अलग टॉपिक्स को, बड़े बड़े टॉपिक्स को, पूरे इजराइल ईरान वॉर को हम कंसाइज करके बच्चों को अपने ऐसे कॉपी में लिख सकें और ग्रेटेस्ट मार्क्स अचीव कर सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू।